नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ मजदूर संगठनों का देशव्यापी प्रदर्शन। आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को पीपीई किट देने की मांग। हर महीने 10,000 रुपए वेतन के लिए भी उठाई आवाज। सुपर साइक्लोन अम्फान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मचाही तबाही। धान मूंग के साथ पान की खेती पूरी तरह से बर्बाद। आम के बाग उजड़ने से करोड़ों का हुआ नुकसान। राजस्थान सरकार ने 2% किसान कल्याण शुल्क को घटाया। अब बाजरा, मक्का, जीरा जैसी फसलों पर लगेगा 50 पैसा प्रति सैकड़ा शुल्क। व्यापारी कर रहे थे किसान कल्याण शुल्क का विरोध। बिहार में किसानों को घर बैठे मिलेगा खरीफ की फसलों का बीज। होम डिलीवरी के लिए किसानों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कृषि विभाग ने उठाया है ये कदम। और अब खबरें विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में आया सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया है। ये पश्चिम बंगाल में बीते 100 साल में आया सबसे भयंकर चक्रवाती तूफान बताया जा रहा है। इससे अब तक कम से कम 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने के अलावा खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। धान, मूंग और पान की खेती के साथ साथ आम के बागों को नुकसान पहुंचा है। सुपर साइक्लोन पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों से गुजरा है, जो कि आम उत्पादन के लिए जाना जाता है। इससे फल तो टूटे ही हैं, पेड़ भी तहस नहस हो गए हैं। इससे लगभग 3 लाख लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा है। आपको बता दें कि भारत सालाना 2 करोड़ 20 लाख टन आम पैदा करता है। इसमें पश्चिम बंगाल का हिस्सा 20 लाख टन है। और हमारे साथ इस पर और ज्यादा अपडेट देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं नंदलाल बख्शी, जो कि ट्रेजरर हैं टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट। इनकी सोसाइटी का काम काफ़ी जगहों पर है, जिसमें सुंदरबंस भी शामिल है, जहां पर तूफान अम्फान का इम्पैक्ट देखा गया है। और समझते हैं वहां पर गांव में जो लोग हैं, वहां पर खेती बाड़ी को, लोगों को किस तरह का नुकसान है। नंदलाल जी, क्या स्थिति है अभी ग्राउंड पर लोगों की? अभी कल से हमने पूरा जायजा लिए हैं, अपडेट लिए हैं। तो वहाँ पे हमारा जो स्टाफ लोग है, जहाँ पे सुंदरबन एरिया में रहते हैं, वहीं पे हमारा प्रोजेक्ट लोकेशन है, अपना ऑफिस वगैरह सब वहीं पे है। एक अपडेट है कि गंगा सागर, जहाँ पे सागर आइलैंड बोला जाता है, वहीं पे जो है मोस्टली पान का जो खेती होता है, जो मोस्ट ऑफ द हर फैमिली में वही मेजर लाइवलीहुड का ऑप्शन है। पान का जो बोरोज बोला जाता है, पान जो वाइन लीफ है जी, वो बिल्कुल डैमेज हो गया है, ताकि हर फैमिली में वो ही रहता है। उस आइलैंड का इकोनॉमी का 80% फैमिली का इनकम वहीं से आता है। टोटल इकोनॉमी का 80% इनकम वाइन लीफ से ही आता है। वो बिल्कुल नष्ट हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान वही है। वो आइलैंड का जो प्लांट था, ट्रीज था, बहुत लार्ज स्केल में वो ट्रीज का डैमेज हो गया है, जिसके चलते नेक्स्ट आगे वाले दिन में जो इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरनमेंट डिसबैलेंस का बहुत ही बड़ा चांस है। ताकि तूफान जो रोकता है, वो मेन है कि जो पेड़ पौधा जो है वही रोकता है। तो मोर देन 25% to 30% उसका डैमेज हो गया है। जो कच्चा हाउस है, वहाँ पे पक्का हाउस बहुत ही कम है, ताकि एक तो गरीब आदमी है, वहाँ पे आइलैंड एरिया है, वहाँ पे पक्का बिल्डिंग बहुत ही कम है। जो छोटा छोटा है सब टाइल्स का है, एस्बेस्टर का है, टीना का रूफ है, वो बिल्कुल नष्ट हो गया है। तो हमारा वहीं पे जो शेल्टर है, बड़ा ऑफिस कैंपस है, वहाँ पे ट्रेनिंग हॉल, मीटिंग हॉल, डॉर्मेटरीज है, वो सब हम लोग ओपन कर दिए हैं। वहाँ पे करीब करीब सागर आइलैंड में 500-700 आदमी वहाँ पे आकर के काल पे स्टे कर रहा है। गवर्नमेंट का भी 11 वहीं पे फ्लैट सेंटर है। तो करीब करीब 5000 फैमिली को एकदम किनारे से, समंदर के किनारे से उठा के लाए हैं। पशुधन है, पशुधन का भी बड़ा नुकसान है कि मेन उनका खिलाने का प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गया है, लेकिन काल या पोतु से मेन क्राइसिस शुरू हो जाएगा, ताकि पानी व्यवस्था नहीं है,
बिजली नहीं है, जो पानी वहीं पे है, तो जो नदी रिवर का जो बांध है, 8 दिन बांध है, वो कोई कोई जगह में टूट गया है। वहीं से सलाइन वाटर घुस रहा है। एक बार सलाइन वाटर घुस जाएगा तो वो सब जमीन कम से कम 10 साल वहाँ पे खेती नहीं हो पाता है, ताकि वो पूरा से पूरा बर्बाद हो जाता है। तो इस वक्त वहाँ पे कौन कौन सी खड़ी फसलों को नुकसान हुआ होगा? आपने पान के पत्ते की बात की, और कितना जो खेती बाड़ी है उसका थोड़े नुकसान का आकलन बताइए। क्रीपर्स है, जो क्रीपर्स क्रॉप वेजिटेबल क्रॉप है, मोस्टली क्रीपर्स है, तो क्रीपर्स का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था कि छोटा छोटा माचान में होता है, थोड़ा पैंडल बना के ये होता है, तो मिट्टी से 3 फीट 4 फीट हाइट होता है। तो ये जो क्रीपर्स है इसका बहुत ही अच्छा दाम मिलता है। अभी तो लॉकडाउन है, इसमें ऐसे ही बिक्री करना बहुत मुश्किल है रहा है, डिस्टेंस मार्केट भी नहीं मिल रहा था। लोकल मार्केट में कुछ ना कुछ बिक्री करके उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट तो आ रहा था। अभी ये छोटा छोटा जो पैंडल बना के करता है, थोड़ा वो वर्टिकल पैंडल भी होता है, हॉरिजॉन्टल पैंडल भी होता है, तो वो सब इतना तूफान आया, मिट्टी से 3 4 5 फीट हाइट होता है, तो एकदम पूरा ध्वस्त हो गया। तो जिसके चलते जो ये जो परवल होता है वो भी एकदम बर्बाद हो गया है, एकदम वॉश आउट जैसा है। तो लग रहा है कि उस एरिया का जो पेड़ पौधा भी चला गया, जो खेती बाड़ी जो भी ग्रीनरी था वो भी सब एकदम ध्वस्त हो गया। नंदलाल जी, ये बताइए कि पहले ही जैसे आपने कहा कोविड की वजह से वैसे ही एक आपदा सिर पर थी, ऊपर से ये दोहरी आपदा, अब आगे के लिए लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, अपने भविष्य को लेकर उनकी चिंताएं बढ़ गई होंगी। कैसे सोच रहे हैं, कैसे समेटेंगे अपने आप को ये लोग? में सबसे जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट खरीफ सीजन बहुत चैलेंजिंग हो गया है। 2 कारण है। एक है कि आदमी का हाथ में जो भी लिक्विड कैश था वो 2 महीना पूरा बैठ करके खाया, तो अपना जो लिक्विड कैश वो भी खत्म ही हो गया है। तो नेक्स्ट जो क्रॉप के लिए जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होना चाहिए उतना अमाउंट उनका हाथ में तो नहीं है, एक चैलेंज है। सेकेंड है, इनका हाथ में जो भी ग्रेन्स था, जो एज ए सीड भी यूज हो सकता था, उसका भी कुछ हद तक ये लोग कंज्यूम कर लिया है। गवर्नमेंट से कुछ रेशन तो दे ही रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा चैलेंजेस है। कोई कोई फैमिली में मानिए 5 आदमी है, 3 आदमी का कार्ड नाम रेशन कार्ड में दर्ज है, 2 आदमी का नहीं है, तो 2 आदमी के लिए अलग से नहीं मिलता है, लेकिन लोग कंज्यूम तो कर रहा है, तो शॉर्ट बहुत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फौरी तौर पर पहले 3 ऐसी क्या चीजें की जाएं जिससे लोगों को इमीडिएट राहत मिले इस स्थिति में? आदमी को सपोर्ट देना है। इन नेचुरल कैलामिटीज के चलते जो डिजास्टर हुआ, एक है, और तो हेल्थ डिजास्टर तो चल ही रहा था। दोनों का जो शौक है, ये शौक से आदमी को बाहर निकलना होगा। सेकेंड है कि अभी इमीडिएटली जो पानी, पीने का पानी, जो सुंदरबन एरिया में सबसे समस्या वही होता है कि पानी तो बहुत है, लेकिन सभी तो सलाइन वाटर है, पी नहीं सकते हैं, खेती बाड़ी में भी यूज नहीं हो सकता है जी। सेकेंड है कि जो एग्रीकल्चर क्रॉप नेक्स्ट क्रॉप सीजन में इन लोगों को जो है, जो शॉर्टेज है, उसको व्यवस्था किया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गांव में है एक्टिव है, जो SRLM का माध्यम से भी हो रहा है, आनंदधारा से भी चल रहा है, तो इन लोग का लोन दिया जाए नेक्स्ट सीजन में, कम से कम इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, ताकि नेक्स्ट क्रॉप अच्छा से लोग करे, देन अपना सिस्टम में घुसे, लार्ज स्केल में केसीसी दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये वैल्यूएबल पॉइंट्स और ये इनपुट्स और इनसाइट सामने रखने के लिए, धन्यवाद। देश भर में मजदूर संगठनों ने श्रम कानूनों में बदलाव और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये संगठन श्रम कानूनों में बदलावों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली आशा वर्कर्स, आशा सहयोगियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने इस दौरान 10,000 रुपए देने की भी मांग उठाई है। इसके साथ इन्हें स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही PPE किट और अन्य सुविधाएं देने की मांग भी सरकार के सामने रखी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मजदूर संगठनों के नेताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली में पुलिस ने मजदूर संगठनों को राजघाट पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी। मोदी सरकार कोरोना के नाम पर
एक तरफ महामारी के नाम पर लोगों में दहशत पैदा किया जा रहा है और दूसरी तरफ इसी अवसर का फायदा उठा करके मजदूरों के श्रम अधिकारों को छीने जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर हमला किया जा रहा है। देश के पब्लिक सेक्टर जो आत्मनिर्भरता की कुंजी है, उस पब्लिक सेक्टर को औने पौने दाम में नीलामी का कारोबार इसी कोरोना पीरियड में शुरू किया गया है। हम मांग कर रहे हैं इन सारे जो अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए। जो आंगनबाड़ी हैं, मितानिन हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, अग्रिम पंक्ति के इन कर्मचारियों को जो दिन रात सेवा कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त 10,000 रुपये की सहायता दी जाए। देश में जो भी गैर आयकरदाता हैं उनको आगामी 6 माह तक जो है 7,500 रुपये की मदद पहुँचाई जाए। काफी लंबे समय से आशा वर्कर्स की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की मांग जोर पकड़ रही है। खासतौर पर कोरोना महामारी से निपटने में ये आशा वर्कर्स ही गांव-गांव में सरकार और जनता के बीच प्रमुख कड़ी का काम कर रही हैं। चाहे कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाना हो या फिर घर घर जाकर आंकड़े जुटाने हो, ये सारी जिम्मेदारियां इन्हीं आशा वर्कर्स के कंधे पर है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 9 लाख आशा वर्कर्स हैं जो कि बीते 2 महीनों से कोरोना के खिलाफ जंग में डटी हुई हैं, लेकिन इन्हें ना तो सही वेतन मिल पा रहा है और ना ही दूसरी सुविधाएं। করোনার জন্য যে যারা বাইরে থেকে আসছে বা এসেছে সেগুলোকে আমরা আলাদা বাড়িতে থাকতে বলছি বা তারা যেন একটু নিজেদের সেফটির মধ্যে থাকে। ছোট বাচ্চা বা বাড়ির লোকের সঙ্গে বেশি মিলামেশা বা অন্য কোনো কিছু মানে সংস্পর্শে বেশি না থাকা, তারা সবসময় মাস্ক ব্যবহার করা, বাড়ির পরিবারের সবাইকে মাস্ক ব্যবহার করতে বলছি বা সবসময় সাবান দিয়ে হাত পাত ধুয়ে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज जी जुड़ गए हैं। बादल जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले ये बताएं कि अब फोकस जो है गांव पर आ गया है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो लौट रहे हैं। ऐसे में कोरोना संकट में आशा वर्कर्स का अगर कहें तो कितना काम पहले से ज्यादा बढ़ गया है, उनकी क्या चुनौतियां हैं, उन पर किस तरह के दबाव हैं, क्या उन पर ध्यान दिया जा रहा है? मेरे हिसाब से तो कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास लोग अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं और घरों की ओर वापस लौट रहे हैं तो वो अपने गांव में जा रहे हैं और उस गांव में जा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य संबंधी हमारा जो तंत्र है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। उसकी जो प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी, उसकी चीफ सिविल सर्जन जो भी है वो केवल आशा वर्कर है। तो वहां पर जिस तरीके की स्थिति पैदा होने वाली है, उस स्थिति में आशा वर्कर के ऊपर जो जिम्मेदारी बढ़ने वाली है गांव को संक्रमण से बचाने के लिए और संक्रमित लोगों की चिंता करने के लिए, उसकी जो जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की सरकारों की चिंता में इस तरीके की कोई बात है कि उसके लायक वो तैयार है कि नहीं, उसकी उस जिम्मेदारी को निभाने के लायक उसको मॉरल और अदरवाइज सपोर्ट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, इस तरीके की कोई चिंता नहीं है, इसलिए कि उसकी कोई वॉइस ही नहीं है। जो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियाद की नींव है, जिस पर यह जर्जर हेल्थ सिस्टम खड़ा हुआ है, उसकी कोई वॉइस नहीं है। उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे पहुंचना होता है उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या जहाँ पर भी वो डेजिग्नेटेड है, और 4-4 5-5 घंटे वो लोग बैठे रहते हैं कि कब महामहिम फ्री होंगे और उसके बाद आके वो 15 मिनट में उनको निर्देश देंगे कि कोटा करके लाना है और ये करके लाना है। तो उसकी चिंताएं उनकी फिक्र में नहीं है, उनके एजेंडे में नहीं है। ये इसको एजेंडे में लाना पड़ेगा अगर आपको एक बहुत बड़ी महामारी को फैलने से रोकना है। उसके लिए उसको उस तरीके से इक्विप करना पड़ेगा, उसको उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। देश भर में राष्ट्रव्यापी विरोध किया जा रहा है आशा वर्कर्स को लेकर, आपकी क्या मांगे हैं? सुरक्षा के आवश्यक उपकरण होने चाहिए, कम से कम हैंड ग्लव्स होने चाहिए, सैनिटाइजर्स होने चाहिए, ढंग के 3 पट्टियों वाले मास्क होने चाहिए, मास्कों को नियमित रूप से बदला जाना चाहिए, साबुन से हाथ धोने की बात की जा रही है, साबुन होना चाहिए। इतने न्यूनतम प्रोटेक्टिव गियर्स तो उनके पास होने चाहिए जो किसी भी आशा कार्यकर्ता को नहीं दिए गए हैं। इसकी दस्तावेजी जांच कर सकते हैं हम कि किसी को भी नहीं दिए गए। तो ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा ठीक करना होगा, उनको उसके लिए देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर वो उन संक्रमितों के बीच में काम कर रही हैं तो उनकी रेगुलरली रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए।
जब वो सिम्टम लेकर आएंगी, जब वो बीमार होकर आएंगी, जैसे कि मध्य प्रदेश में 3, 4, 5 आशा वर्कर्स के केसेज अखबार में भी छपे हैं, जब वो संक्रमित होकर आएंगे फिर आप क्या जांच करेंगे? इसलिए उनकी रैंडम जांच भी की जानी चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास भी पैदा रहे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है और उसको ठीक करने की भी एक उम्मीद हो और समय पर उसके विस्तार को भी रोका जा सके। उनका बीमा का कवरेज दिया जाना चाहिए, वो एक बड़े काम में लगे हुए हैं। तीसरा ये कि ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो स्कीम वर्कर्स के रूप में आशा वर्कर हो, ऊषा वर्कर्स हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, या विशेष काम के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अभी संविदा पर नियुक्त किए जा रहे हैं, इन सबको हर महीने कम से कम 20,000 रुपये महीने का इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी युद्ध के मोर्चे पर किए जाने वाले काम से कम नहीं है। जी, जैसे आपने बताया कि आशा वर्कर्स के लिए जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, काफी दबाव है। अब ये अनयूजुअल टाइम्स में क्या उनको भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है, या फिर वो लोगों की काउंसलिंग कर पा रही हैं? क्या स्थिति है ग्राउंड पर? साइकोलॉजिकल हेल्प की आप बात कर रही हैं, मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स में सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, 1,500 सवा हजार के आसपास लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। उन क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लोग हैं उनकी काउंसलिंग करने के लिए भी हमारे पास, हमारे तंत्र के पास उतने समुचित चिकित्सक नहीं है कि जो उनके बीच में 1 घंटा जाकर बैठकर उनको समझा सके कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। जो मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है, जो वार्ड वाइज काम कर रही है, जो नर्सेज काम कर रही है, उनकी भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। तीनों तरीके की काउंसलिंग, उनकी साइंटिफिक और इन्फेक्शन को लेके शायद काउंसलिंग करने की ज़रूरत कम पड़े, लेकिन उनकी ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। लेकिन उनको कोई ट्रेन करने के लिए लोग नहीं है, तो आशा कार्यकर्ताओं को कौन ट्रेन करेगा? उनके साथ संवाद करने की आवश्यकता है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि उन्हें अगर इस बहुत बड़ी मोर्चे पर फ्रंट लाइन पे काम करने के लिए भेजना है तो आपको उन्हें पूरी तरीके से लैस करना पड़ेगा। उनके पास जानकारी होनी चाहिए, उनका आत्मविश्वास होना चाहिए और उन्हें पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो जिस काम को कर रही हैं वो जरूरी है और उनकी जान उस तरीके से खतरे में नहीं पड़ेगी। लेकिन अनिका जी, ठीक यही काम है जो नहीं हो रहे हैं दुर्भाग्य से, और इसीलिए ये डर पैदा होता है कि जिस सरकार के सुपर से सुपर पावर वाली जो कोविड-19 कमेटी बनी थी, जिसने 16 तारीख के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना ही बंद कर दिया है, जिसने ये दावा किया था कि 16 मई के बाद कोई केस नहीं आएगा, अब 3600 के हिसाब से हर रोज केस आ रहे थे, पिछले 24 घंटे में वो 5000 के हिसाब से आ रहे हैं। और जिस तेजी के साथ ये बढ़ रहा है उसमें अगर हम आशा वर्कर से लेके वरिष्ठ डॉक्टर तक इन सारे के सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को अगर हम ठीक तरीके से इक्विप नहीं करेंगे, उनमें विश्वास पैदा नहीं करेंगे, उन्हें प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं देंगे, तो हम एक बहुत बड़ी महामारी की चपेट में आने की आशंका में है। इसके लिए उपाय उठाए जाने चाहिए। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन के मद्देनजर कर्ज और ब्याज चुकाने की मोहलत को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसे अब 31 मई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। इसका लाभ किसानों को भी मिलेगा। 3 months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months, that is from 1st March to 31st August 2020. राजस्थान सरकार ने किसान कल्याण शुल्क घटाने का फैसला किया है। व्यापारियों से चर्चा करने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए निर्देश जारी किए। अब ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, इसबगोल सहित जिन कृषि उपज पर मंडी शुल्क 50 पैसा प्रति सैकड़ा लगता है, उन पर कृषक कल्याण शुल्क भी 50 पैसा प्रति सैकड़ा लगेगा। इसी तरह तिलहन, दलहन और गेहूं समेत जितनी भी कृषि उपज पर मंडी शुल्क 1 रुपया और 1 रुपया 60 पैसा प्रति सैकड़ा लगता है, उन पर किसान कल्याण शुल्क केवल 1 रुपया प्रति सैकड़ा लगेगा। उनकी खरीद फरोख्त को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा गया है। मंडी शुल्क के साथ किसान कल्याण शुल्क लगाने के विरोध में प्रदेश के अनाज कारोबारियों ने हड़ताल कर दी थी। हालांकि इस कटौती से अब पड़ोसी राज्यों के मुकाबले मंडी दरों में अंतर कम हो गया है।
मोदी सरकार लॉकडाउन के दौरान किसानों को सम्मान निधि की एक किश्त यानी 2,000 रुपए देने के दावे कर रही है। इससे 8 करोड़ 19 लाख किसानों को लाभ मिलने की बात दोहराई जा रही है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा देते हुए 15 मई और 17 मई को सम्मान निधि के जो आंकड़े दिए हैं वो इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। In the last 2 months, very quickly, a number of measures have been taken to support farmers, particularly additional steps that we had taken where the minimum support price purchases to an extent of 74,300 crores had taken place during the lockdown. 74,300 crores of purchases based on minimum support price happened during the lockdown, and also 18,700 crores have been transferred to the accounts of farmers directly into their account under the scheme PM Kisan Samman, and that is only during the 2 months. One-time transfer of 2,000 crores, 2,000 rupees each has reached 8.19 crore farmers, and that amount is about 16,394 crores. NSAP beneficiary, the old age and others, first installment 1,405 crores of rupees in the first installment, again 1,402 in the second installment. तो सुना आपने, 2 दिनों के बयान में 2,000 करोड़ रुपए का अंतर है। ऐसे में 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलने पर सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है और ये बात जमीन पर किसानों की शिकायतों में भी दिखाई देती है। सरकारी दावों के बावजूद बड़ी संख्या में किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। 6,000 रुपये हर किसान को देने का वादा किया था साल में, लेकिन अभी तक 70% किसानों को भी उस राहत का फायदा नहीं मिला। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, 2 ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕੋ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਇੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਤੇ ਖਲਵਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ आ नहीं रहे। ऐसा है जो 10% आदमी अभी जो है जो उतना ज्ञान जानकारी है उस आदमी को कुछ मिल जाता है, जो न जानने वाला है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। अब हमारे न हम मोबाइल को जानते हैं न हम कुछ एक्टिव को जानते हैं, कोई चीज़ को नहीं जानते हैं। एक बार खाता में पैसा आया, अब इसके बाद जो है से दोबारा पैसा नहीं आया। अब काहे अब बैंक कहता है कि आपका पैन कार्ड से गड़बड़ी है, आधार कार्ड से गड़बड़ी है, तो खाता नंबर से गड़बड़ी है। कोई सुनवाई नहीं लेता है किसान के बात को, तो कोई सुनवाई ना। सरकार झूठे को कह रहा है कि हम किसान को वैसे लाभ दे रहे हैं वैसे दे रहे हैं, हम लोगों को तो लाभ कुछ नहीं मिल रहा है। कोई किस्त अब तक नहीं आई, ना टाइम पाओ ना पता कैसे आ रही कैसे जा रही, सब रोड़ा चल रहा। किस्त 2020 में कोई किस्त हमारी 2000 वाली नहीं आई, और प्रधानमंत्री जी ये कह कर किसानों को बहका रहे, मजदूरों को बहका रहे, ये बात ठीक नहीं है। हमारी इस बार कोई किस्त नहीं आई। ये 2-2 मोदी वाला पैसा हमारे नहीं डल पा रहा है। पटवारी से बोले तो पटवारी यूँ कह रहा कि कागज भेज देना, मैं डाल दूँ। 4 बार कागज दे चुके हूँ मैं, अभी तक कोई पैसा नहीं आ रहा। न ऑनलाइन पे चढ़िया तक नहीं कागज अभी तक। आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, अब की तारीख में आ जाएगा, अभी तक नहीं आया साहब। अब ये तीसरी बार देखा है हमें आज कागज। तीसरी बार कागज देखा है? तीसरी बार देखा है। क्या कहते हैं आपसे? अब ये कह दी 10 दिन बाद तक आ जाएगा, अगर जो पटवारी ने तुम्हारा ये चढ़ा दिया तो किसानों को झुंझुना दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें कम से कम किसान सम्मान निधि को बढ़ा के 24,000 किया जाना चाहिए कम से कम। और यदि उद्योगपतियों को, ठीक है, अगर यदि इनके जो है लोन बट्टे खाते में जा सकते हैं तो किसानों के क्यों नहीं जा सकते हैं भाई? अगर उद्योगपति बट्टे खाते में उनके लोन जा सकते हैं तो किसानों क्यों नहीं जा सकता है? इस पर सरकार को काम करना चाहिए। सरकार केवल किसानों को झुंझुना दे रहा है, बाकी कुछ नहीं।
और अब बात टिड्डियों की। रेगिस्तानी टिड्डियों का प्रकोप लगातार फैलता जा रहा है। राजस्थान के 1.5 दर्जन जिलों को चपेट में लेने के बाद ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन और मंदसौर जैसे इलाकों में टिड्डियों ने साग सब्जियों और चारे को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय टिड्डी नियंत्रण दल ने रात के समय कीटनाशकों का छिड़काव कर इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की है। इस बीच केंद्र सरकार ने टिड्डियों की निगरानी और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी इजाजत दे दी है। इससे टिड्डी नियंत्रण में सहूलियत मिलने की उम्मीद है और जानकारों के मुताबिक ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि अब पेस्टिसाइड उन टिड्डियों तक पहुंच सकेंगी जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठती हैं और जहां तक अभी तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था। 3 फायर ब्रिगेड हैं और इसके अलावा टैंकर्स, स्प्रे मशीन, सैनिटाइजर मशीन के साथ में पूरा दल हमारा जो है इन क्षेत्रों में मूवमेंट किया और लास्ट में जाके ये रहा कि शाम को 7 बजे की तकतपुर में स्टे होगा इसका। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। तकतपुर में हम लोगों ने फिर जो है टोटल पूरा रिसोर्स पूरे इकट्ठे करके और इसको शाम से ही ग्रामवासियों को भी अलर्ट कर रखा था। बिहार सरकार ने कोरोना संकट के बीच किसानों को बीजों की होम डिलीवरी करने का फैसला किया है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये जानकारी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि बिहार में इस साल 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, जबकि 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का, 1 लाख हेक्टेयर में दलहन और 50,000 हेक्टेयर में तिलहन की खेती होने का अनुमान है। इसके लिए सरकार ने सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल किसान बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।